बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, बड़ी माज़रत चाहता हूँ, इंटरनेट जो है वो मुनक़ता हो गया था, डिस्कनेक्ट हुआ था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट हुआ मैं फ़ौरन आया हूँ। मुझे इस बात का एहसास था कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपने साबित कदमी से इंतज़ार किया। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप रुके रहे, आप चेक गए नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि सर क्लास नहीं लेंगे। सर डेफिनेटली इन्फॉर्म करते हैं, अगर क्लास नहीं लेनी होगी तो इन्फॉर्म करेंगे। तो मैं इंटरनेट का किसी तरह इंतज़ार कर रहा था कि आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट आ गया है। तो चलिए, जो एक एक सवाल होमवर्क का कल रह गया था, अगर मैं गलत ना हूँ, 2004 रेगुलर क्वेश्चन 1, या आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे ये बता दें, 2004 रेगुलर क्वेश्चन 1, क्या इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने बनाया हुआ था पहले? यस सर, बनाया हुआ है। तो 4 रेगुलर क्वेश्चन 1 की बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है? 1 बाय 1 लिख के बताएं मुझे। 4 रेगुलर क्वेश्चन 1 का इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट ड्राफ्ट की या नहीं? सामिया, तुमने वीडियो देखकर कल का लेक्चर काम कर लिया है? जी सर, मैंने बैलेंस शीट भी बना ली सबकी। ओके ओके, गुड। तो आप जरा मुझे बता दीजिए प्लीज 1 बाय 1 के एमन बैलेंस शीट बनी हुई है 2004 यस रेगुलर? सर, बनी हुई है। जी सर। अरीशा के पास बनी हुई है? रिफत के पास बनी हुई है? यस सर, मेरे पास बनी हुई है। मैं एक मिनट ढूंढ। ओके ओके, ढूंढ लें आराम से, नो प्रॉब्लम। रिफत के पास बैलेंस शीट बनी हुई है, सामिया के पास सर आपको टोटल इक्विटीज का आंसर बताना है। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना क्या बताना है। पहले आप लोग बनी हुई है तो बस निकाल के सामने रख लें, फिर हम 1 बाय 1 अमाउंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये ओके। बताना है कि बैलेंस शीट जो बनी हुई है वो टैली हो रही है या नहीं, और ये बताना है कि बिस्मा कहाँ है। सबसे पहले बैलेंस शीट बी से शुरू होती है और बिस्मा भी बी से, तो बिस्मा कहाँ है सबसे पहले तो ये बताओ। सामिया, तुम सरदार हो सबकी। अच्छा सर, मैं पूछती हूँ उनसे। हाँ, उसने अभी तक क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की? वो ये ना समझ रही हो ना क्लास नहीं है आज, तो उसको बता दो क्या ना भाई, सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो अब जैसे ही आया सर फौरन आ गए क्लास लेने। अब अगर आप लोग एक सेशन कंप्लीट समझ लेते हैं, जरूरत होती है तो दूसरा भी दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। 2004 रेगुलर का सवाल मैं भी जरा सामने रख लूँ। टैली है, अच्छा अदीशा के पास तो टैली है। सामिया, आपके पास भी बैलेंस शीट टैली है? जी सर। एमन आपके पास बैलेंस शीट टैली है? रिफत आपको बेटा? जी सर, मेरे पास भी टैली है। अच्छा सर बिस्मा ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन नहीं है, हो सकता है उसको भी इंटरनेट के कोई प्रॉब्लम का सामना हो। रिफत भी बेचारी कल से परेशान है, ये कल कल से ये आ रही है और जा रही है क्लास में। चलो, तो फिर 4 रेगुलर की बैलेंस शीट जो है, सिर्फ उसकी अमाउंट वेरीफाई कर लो, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट, पहले रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस बताओ, यही है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है? यस सर, यही है। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट 2787500। यस सर, यही है। सामिया, अरीशा, सर एक सेकंड। जी सर, यही है। अब जरा इसकी अमाउंट का ब्रेकअप बताओ सामिया। चलो शाबाश, 2787500 का। सर इक्विटीज में पहले सबसे पहले हमने शेयर होल्डर इक्विटीज में ऑर्डिनरी शेयर 3,50,000 को 10 रुपीज ईच किया, तो 35 लाख हमारे पास आंसर आया। फिर हमने बनाया इश्यूड पेड अप कैपिटल, फिर उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स थे 25,000। अच्छा, 35 जी लाख जो लिखा है, 2,25,000। 35 लाख जो लिखा है सामिया, उसके नीचे तुमने डबल लाइन लगा के क्लोज किया है उसे? जी सर। अच्छा, फिर तुमने लिखा इशूड एंड पेड अप कैपिटल जी सर। 25 लाख रुपीस, जी सर। 2,50,000 फिर ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, सही है? जी सर। उसके बाद सर फिर रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन लिखा है
6 लाख वो 6,000 फिर उसके बाद रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 50,000 और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग 1,75,000 और 2,87,500 टोटल बना। 7,500 ओके, थैंक यू सो मच। टोटल लायबिलिटी 7,67,500 हैं, सबके पास यही जी है। सर। नॉन करंट एसेट 3,212,500। Yes, sir. जी सर। ओके, ठीक है। और करंट एसेट का सम 3,42,500 डेफिनेटली यही होगा। बैलेंस शीट टैली। जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैंने 2005 रेगुलर भी किया है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो टैली नहीं हो रहा, वो बता दें मुझे, ताकि मैं डायरेक्ट वही आपसे डिस्कस कर लूं। क्या ख्याल है? नहीं सर, ऐसा तो कोई मतलब मेरे पास नहीं है कि वो टैली नहीं हो। माशाल्लाह, जो जो अटेम्प्ट किया सब टैली हो गए। जी सर। अबे इतने चीते बच्चे हैं मेरे पास, कोई इंसान भी है क्या? अच्छा, चलो मान लिया भाई। तो अरीशा 5 ईयर कंप्लीट कर ली क्या? सर सिर्फ जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब हो गया। जर्नल एंट्रीज तो बेसिकली बेटा इस चैप्टर की नहीं है ना, वो एक अलग चैप्टर है, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो देखो, बात यह है अपने आप को क्लियर रखो इस बात पर कि मैंने आपको इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर का चैप्टर नहीं पढ़ाया। अगर आप लोग कहते हो तो वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर का क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं आता, और अगर कभी आया भी है तो 5 साल में एक मरतबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन तकरीबन हर साल आ रहा है, तकरीबन। और मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे सर 2010 में तो नहीं आया, 11 में नहीं आया, 12 में नहीं आया, 8 9 में नहीं आया। तो भाई उन ईयर्स में इसलिए नहीं आया कि उन ईयर्स में एडवांस और कॉस्ट का एक ही पेपर होता था 100 नंबर का। उस वक्त जो है 60 नंबर की अकाउंटिंग में ये टॉपिक नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब 100 नंबर की अकाउंटिंग हुई है तभी, उसके बाद से ही, यानी 2002 से 2006 में आपको ये सवाल मिलेगा, और 2014 से 2019 में ये सवाल मिलेगा। तो बहरहाल अगर आप लोग इसमें ओके हैं तो बस फिर तो बात ही जबरदस्त है। अच्छा, तो मैं जरा और देख लूं, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऐसे जो मुझे डिस्कस करने हो। 2019 का क्या स्टेटस है भाई? छह प्राइवेट कर लिया? 2019 है ही नहीं, मतलब हमारी प्राइवेट। 6 प्राइवेट हो गया, ये बताओ 6 प्राइवेट। अच्छा, ये कौन सा सवाल है? ये वाला सवाल निकालना है हमें, ये सवाल देखना है अभी। सर 2019 में ना एक एडजस्टमेंट पूछनी थी मुझे। अच्छा, 2019 के पहले एडजस्टमेंट पूछ लो। फिर ये एक सवाल है जिसमें इनकम टैक्स आया है, मुझे ये वाला सवाल निकाल के दिखाओ कौन सा है। तुम लोगों ने किए में तो तुम्हें यकीनन पता होगा, या तो 2002 में होगा ये सवाल जिसमें इनकम बिफोर इनकम टैक्स आई है तुम लोगों के पास 36,000। चेक करो। और इतनी देर में 2019 के एडजस्टमेंट बता देता हूँ एमन को। जी बताओ बेटा एमन। एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है। एडजस्टमेंट नंबर 5। ओके मेरा बेटा, 2019 क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। एडजस्टमेंट नंबर 5। डिक्लेयर 25 पैसा पर शेयर डिविडेंड, यानी जिसके पास होगा एक शेयर उसे 25 पैसे मिलेंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 1 रुपए में से 4 आने कहते हैं इसे, यानी 25 पैसे, पूरा 1 रुपया भी नहीं देंगे। जैसे मैं किसी को कहूँ भाई कि आपके पास एक शेयर है कंपनी का तो हम आपको 25 पैसा देंगे, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए ये बताओ सोच कर। एडजस्टमेंट तो इसकी बहुत सिंपल है। एडजस्टिंग एंट्री तो ये बनेगी रिटेन अपना रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, सही है। लेकिन अमाउंट का ही मसला होगा शायद एमन। जी सर, अमाउंट में लिखा मैंने। हाँ, तो अब जरा सोचो कि डिविडेंड किस चीज पे डिपेंडेंट है।
बोलो शाबाश। शेयर पे। एग्जैक्टली तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर पता होने चाहिए, वरना डिविडेंड की सही अमाउंट नहीं निकाल सकोगी। तो आप बताओ, जी सर। सवाल देखकर बताओ कि नंबर ऑफ शेयर तुम्हें नजर आ रहे हैं क्वेश्चन में कहीं लिखे हुए प्रॉपर अंदाज में? नो सर। तो नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखे हुए तो शेयर की अमाउंट तो लिखी होगी कम से कम, या वो भी नहीं लिखी हुई? 4,20,000 लिखिए। एक शेयर पाकिस्तान में कितने रुपए का है अगर नहीं बताया जाए? 10 रुपए का। तो 4,20,000 को 10 से डिवाइड कर दिया आपने। 42,000। 42,000 इज नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है 42,000 शेयर लोगों के पास हैं और एक शेयर पर हर किसी को मिलने लगा है 0.25। 25 से मल्टीप्लाई ना कर देना, काम खराब हो जाएगा। अगर 25 से कर दिया तो इसका मतलब होगा हर शेयर होल्डर को 25 रुपए मिल रहे हैं। तो 42,000 को अगर आपने 25 से मल्टीप्लाई किया ना मेरा बेटा, तो आप सोचो, इसका मतलब है आप कह रही हो एक शेयर पे 25 रुपए, तो 25 रुपए नहीं मिलेंगे, 25 पैसे। इसका मतलब है 0.25 लिखो। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो बस 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, जवाब बताओ। 11,000 नहीं 10,000। 10,500। 10,500 बिल्कुल सही है। 10,500 रुपए से एंट्री बन जाएगी। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? सवाल की एडजस्टमेंट तो इसमें बहुत सारी है माशाल्लाह। सर बाकी सारी बना ली। बाकी सारी बना ली हैं, वेरी जी गुड, सर। एक्सीलेंट। अच्छा, वो सवाल मिला किसी को जो मैंने बताया है, जो मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ भी है? सर 2002 प्राइवेट में है, मतलब वो इनकम टैक्स एक्सपेंस है। हाँ चलो देख लेता हूँ मैं, यही है या कुछ और है? सर सर लेकिन 2007 प्राइस रेगुलर में में नहीं ये है। गिवन है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी देख लेते हैं बेटा। 2002 रेगुलर भी देख लेता हूँ। 2000, हाँ 2002 तो आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। 2007 बताया रिफत ने मुझे, तो 2007 में रिफत बैलेंस शीट बनाई बेटा आज से कल में कुछ एक आध दो? शुक्र है तुम्हारी आवाज तो आई। 2007 और क्वेश्चन है ये 2007 रेगुलर, हाँ ये रहा। नहीं ये तो बी पार्ट है इसका, 2007 रेगुलर का बी पार्ट है, 25% ऑफ इनकम। चलो ये भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, ये भी बता देता हूँ। चलो आओ पहले ये सीख लो, फिर वो वाला सवाल ढूंढते हैं कौन सा है। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1B पर आइए। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1B पर आइए। अच्छा अब देखें, इस सवाल के बी पार्ट को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ए पार्ट करना चाहता है तो, क्योंकि इत्तेफाक की बात है ये जो प्राइवेट ग्रुप है हमारा, इसमें तमाम बच्चे इंटर कॉमर्स हैं, अगर आप सेकंड ईयर के इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर के चैप्टर से हेल्प लें तो आप इसके ए पार्ट को कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो मैंने बेसिक्स आपको बताई थी ना, अगर आपको याद हो, इन बेसिक्स में इस पूरे चैप्टर की मैंने समरी बता दी थी शेयर्स के बारे में, कि शेयर क्या होता है, शेयर कितने रुपए का होता है, वो प्रीमियम पे इशू होता है, वो डिस्काउंट पे इशू होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नेचर होती है इनकी क्या होती है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, सबके बारे में रिटेन अर्निंग बता चुका हूँ, डिविडेंड बता चुका हूँ। तो जो मैंने आपको बेसिक्स बताई है ना बेटा, उन बेसिक्स को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर आप इसका 1A पार्ट अगर करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं और मैं इसके बारे में बहुत तेजी से बोल भी सकता हूं। अच्छा, जिस क्वेश्चन का जी मैं बोल, करवा दें सर। हाँ तो मैं वही 1A के बारे में, आप रिफत आप बोल रहे 2007 रेगुलर, जिसे नहीं वो 2007 रेगुलर तो है लेकिन बी पार्ट है, और वो बी पार्ट जो है ना वो पूरा ये नहीं है, कॉपी नहीं है, सिर्फ इतना सही है मेरा ख्याल है। ये अलग है सवाल, मुझे याद नहीं आ रहा है ये कौन सा है, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो, मैं ढूंढ लूंगा, आप लोग ही ढूंढ लेंगे इतनी देर में। जिन्होंने सारे इनकम स्टेटमेंट बना लिए हैं वो देखें ना कि किस सवाल में उनकी इनकम बिफोर इनकम टैक्स 36,000 रुपीज आई है, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। जिन लोगों ने, भाई अरीशा आपने सारे इनकम स्टेटमेंट बना लिए ना या नहीं बनाए? एमन, अरीशा, सामिया, आप लोगों ने सारे इनकम स्टेटमेंट बना लिए हैं? बना लिए। अगर बना लिए हैं तो अपने सर इनकम, हाँ
बना लिए। ये 2007 रेगुलर की बात कर रहे हैं ना आप? अभी तो मैं 2007 रेगुलर की बात कर रहा हूँ, लेकिन और उसमें ना ये 25,000 रुपए का जिक्र है, लेकिन वो 2007 रेगुलर भी ऐसा नहीं है। वो तो रिफत ने बोला कि सर 2007 रेगुलर है, तो मैंने कहा चलो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन सर ये 7 कल मैंने आपसे पूछा था ना, तो आपने वो कल मैंने पूछा था, तो ये इस क्वेश्चन का तो नहीं है, इस चैप्टर का तो नहीं है 2007 रेगुलर। ये वाला सवाल बी पार्ट। हाँ हाँ, चूंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क में दी हुई है ना, हाँ हाँ, इनकम स्टेटमेंट सब। तो इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट बी पार्ट जो है ना, ये तो आप कर सकती हैं, ये इस सवाल से रिलेट करता है। लेकिन इसका ए पार्ट जो है ना, वो इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर का है। देखो, मैं अभी जब क्लास शुरू हुई थी अरीशा, मैंने क्या कहा, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर की प्रिपरेशन की है मेरे साथ, जो 20 नंबर का हर मर्तबा आता है, लेकिन 7 रेगुलर में ये 10 नंबर का आया है मेरे मुताबिक। अब आप सोच रही होगी कि सर आपने फिर क्यों पढ़ाया ये, आप इश्यूएंस ऑफ शेयर भी पढ़ाए हमें। इसलिए पढ़ाया है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता होगा तो आप लोगों को एब्जॉर्प्शन, एमैल्गमेशन, कैपिटल रिडक्शन, एनालिसिस के टॉपिक समझने में मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने ये सवाल सबसे पहले पढ़ाया। अब अगर आप लोग कहते हो नहीं सर हमें इश्यूएंस ऑफ शेयर भी पढ़ा दें, इश्यूएंस ऑफ शेयर का चैप्टर, तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन इश्यूएंस ऑफ शेयर का चैप्टर बहुत कम आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे इंटर कॉमर्स थे, आपने मेरे जो लेक्चर था उसका रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, और आपने इन चीजों को बहुत जल्दी पिक किया था। याद करें ये सारी चीजें, आपने इस पर टाइम नहीं लगाया, आपने बहुत तेजी से इन्हें पिक किया। वरना 1 से 2 क्लासेस शेयर के चैप्टर पे जा सकती हैं, अगर आप कहोगे तो मैं वो करवा दूंगा, मुझे एतराज नहीं है। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1A बेसिकली इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के चैप्टर का है, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। और 1B जो इनकम्प्लीट इनकम स्टेटमेंट है, वो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आपको इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल करना है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, लेकिन मैं ये वाला सवाल ढूंढ रहा हूँ। इधर देखो स्क्रीन पे आप, ये जिस सवाल की इनकम बिफोर इनकम टैक्स 36,000 आ रही है, अगर आप लोगों को नहीं मिला तो मैं ढूंढूंगा बिलाखिर। अब मैं इस सवाल की बात कर लूं पहले 7 रेगुलर की, जो निकल आया इत्तेफाक से सामने। अगर आप यस चाहते सर। हैं अगर आप चाहते हैं सर कि ए के ऊपर भी आप थोड़ा सा आइडिया दे दें, तो मैं बिल्कुल जहाज उड़ाते हुए देता हूं। आप गिरने लगे तो गिर जाइएगा, ना गिरे तो अच्छी बात है। Following are some of the transactions completed by Asif Corporation Limited. The corporation has an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. ये इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, और इस सवाल के रिक्वायर्ड को भी अगर आप देखें तो एंट्री बनानी होती है। सेकेंड ईयर में भी इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर के टॉपिक में टीचर्स ने आपको एंट्री बनवाई थी, और इसमें भी एंट्री बनानी है। और तकरीबन 90% टॉपिक वही है जो सेकेंड ईयर कॉमर्स में पढ़ा है। अब क्या लिखा है, कहां से एंट्री कहां से बननी शुरू होंगी? पहला पॉइंट है एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख एंड इन पेमेंट इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप टू द वेंडर। लेकिन मार्केट प्राइस एक शेयर की कितने रुपए? 12 रुपए 50 पैसे। अब इसको जरा समझें, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 5 लाख रुपए का, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, और आपने बदले में दिए जितने शेयर देने चाहिए उतने, 10 रुपए वाले। अब अगर यहाँ ईच फुली पेड अप टू दी वेंडर फुल स्टॉप लगा दूं और आगे वाला जुमला ना पढ़ूं, सही है? देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ इस सवाल को फोकस करूं तो मैं सवाल को भी बता सकता हूं, और अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं ताकि आप बाकी सवालात अगर करने का दिल चाहे करें, तो फिर सुने मेरी बात। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ होता, वेंडर के आगे कुछ ना लिखा होता, तो हम कहते हैं हमने 50,000 शेयर इशू किए। कैसे आया 50,000? 5 लाख रुपए का इक्विपमेंट, 10 रुपए का शेयर, डिवाइड किया, 50,000 शेयर दिए होंगे हमने 10 रुपए वाले। तो हम एंट्री बनाते ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5 लाख रुपए से। लेकिन इस सवाल में लिखा हुआ है कि जो जो शेयर हम उसको दे रहे हैं वो मार्केट में कितने रुपए का है? 12.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उसे शेयर दिया होगा तो हमने कहा होगा शेयर तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लिखा हुआ तो इस पे 10 रुपए है, लेकिन यानी तुम मालिक तो 10 रुपए के बनोगे कंपनी में, लेकिन जो चीज हम तुम्हें दे रहे हैं ये मार्केट में कितने की बिक रही है? 12.5 की। तो तुम हमारा शेयर 12 रुपए का मानो, 12 रुपए का इसे समझो, 12.5 का समझो, हालांकि इस पे लिखा हुआ है ये कितने का है? 10 रुपए का। तो अब बताओ कितने शेयर दिए होंगे? क्या अब भी हम 50,000 शेयर देंगे? अगर समझ आ गया तो बताओ कितने शेयर देंगे? सर कैसे बताएं? पहले 5 लाख रुपए देने थे और 50,000 शेयर दे रहे थे 10 से डिवाइड करके। अब एक शेयर की वर्थ कितनी है बताओ? 12.50। तो आप कितने शेयर दोगे? शाबाश, कोशिश करो। 40,000।
40,000 दोगे, सिंपल। सर कैसे आया 40,000? 5 लाख को 12.5 से डिवाइड कर दिया, 40,000 नंबर ऑफ शेयर पता चल गए। अब एंट्री सुनना, अगर एंट्री बनाओ रफ अंदाज में स्केच कर लो, वरना इस लेक्चर को दोबारा देख के अपने पास प्रॉपर अंदाज में लिख लेना। पहले सुन लो, एंट्री बनाई ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 5 लाख रुपीस, और क्रेडिट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, और लिखा क्रेडिट में दो नाम आएंगे, पहला आया ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, दूसरा आया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के आगे लिखा 40,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, मालिक हमेशा 10 रुपए का बनता है, 4 लाख रुपए क्रेडिट में आए। डेबिट में ऑफिस इक्विपमेंट 5 लाख का आया है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 4 लाख, इसका मतलब है 1 लाख रुपए का कंपनी को फायदा हुआ, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। अगर तुम इस फायदे को वेरीफाई करना चाहते हो कैसे, तो सिंपल काम करो, कितने शेयर दिए हैं 40,000, एक शेयर पर कितने रुपए फायदा हुआ बताओ? 2.5। 40,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10,000 जवाब 1 लाख। आएगा। तो 1 सॉरी लाख। 1 लाख माजरत चाहता हूँ, 1 लाख जवाब आएगा, 1 लाख रुपए क्रेडिट में लिख दो, इसका नाम है ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। अच्छा, और अगर ये शेयर की वैल्यू 8 रुपए होती तो डेबिट में ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट आता। क्लियर है मेरी बात? बताओ। मैं बहुत Yes, तेज sir. जा रहा हूँ, ये मैं आमतौर पे जी, सर। पढ़ाता हूँ आराम आराम से, यस सर, क्लियर है। क्योंकि आप सारे इंटर कॉमर्स है ना, तो वक्त जाया करने से बेहतर है अगर आप चाहते हैं ये पढ़ना तो पढ़ लें, लेकिन इसको अटेम्प्टिंग क्वेश्चन के लिहाज से मत पढ़िएगा पेपर में। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आपका कौन सा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन होगा आपका एब्जॉर्प्शन, एमलगामेशन, कैपिटल रिडक्शन में से कोई एक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 सवाल ये हो जाएंगे। इसके अलावा आप ब्रांच पढ़ लेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल पढ़ लेंगे, कैश फ्लो पढ़ लेंगे, तो आपके पास 6-7 सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें से आप आसानी 5 आराम से कर लेंगे अल्लाह के। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हमारे पास अब क्या है? इशू 2006% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹103, रिडीमेबल एट 105 ईच। कहता है 2006% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर इशू किए, जो कि है तो कितने का? 100 रुपए का, लेकिन दिया कितने में अवाम को? 103 रुपए में। यानी आज अवाम को 2000 डिवेंचर दिए, और उस पर लिखा हुआ है कि हम 100 रुपए का है वो एक सर्टिफिकेट। डिवेंचर क्या होता है? कर्जा लेने का एक औजार, कर्जा लेने का एक टूल। कंपनी को कर्जा लेना होता है तो कंपनी आम आवाम से कर्जा लेती है। आप आम आवाम से कर्जा लेने जाएंगे, आम आवाम आपको कभी कर्जा नहीं देगी, लेकिन कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जनरल पब्लिक से कर्जा ले सकती है SECP से इजाजत लेने के बाद। तो कंपनी क्या करती है? कागज के टुकड़े इशू करती है, जिनको कहते हैं डिवेंचर। उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2000 पर्चे इशू किए, एक पर्चे की पार वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए, लेकिन कंपनी कितने में दे रही है अवाम को? 103 में, कि भाई जो मुझे कर्जा देगा वो मुझे 103 रुपए दे। सर्टिफिकेट पे लिखा है 100 रुपए। सर अवाम पागल होती है 100 रुपए के सर्टिफिकेट के बदले में 103 दे, क्योंकि ये कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, ये कंपनी इंटरेस्ट वक्त पे अदा करती है, और ये कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है। तो ये कंपनी जो है, हर शख्स चाहेगा कि इस कंपनी को कर्जा दे, ताकि उसका पैसा भी महफूज रहे और वक्त पूरा होने के बाद मिल भी जाए। तो इसलिए ये कंपनी 100 के बजाय लोगों से कितने रुपए ले रही है? 103। लेकिन वापसी पे भी तो देखें कितना नेकी का काम कर रही है। बोल रही है वापसी पे देने तो चाहिए मुझे 100 रुपए, सही है, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है ना, लेकिन वापसी पे देंगे 105 रुपए हर डिवेंचर होल्डर को जिसने हमें कर्जा दिया है। कब देंगे? 5, 6, 8, 10, 15, 20 साल के बाद, जब पैसे वापस करने होंगे। आज नहीं देने, लेकिन क्योंकि ये तय तो हो गया ना कि देने कितने होंगे, अब 105। याद रहे ये एक डिवेंचर की वैल्यू की बात हो रही है। हमने डिवेंचर इशू कितने किए हैं? 2000। तो अब आप अपने पास एंट्री लिखें, उसके बाद लेक्चर को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ आया तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब आप अपने पास एंट्री लिखें, बैंक डेबिट ब्रैकेट ऑन, बैंक डेबिट ब्रैकेट ऑन, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 2000। मल्टीप्लाई बाय 2000। एक डिवेंचर पर लोग कितने रुपए दे रहे हैं? 103। 2000 मल्टीप्लाई बाय 103, 100 नहीं दे रहे। 100 किसने बोला भाई? 2000 मल्टीप्लाई बाय 103, क्या जवाब आया? 206,000। 2,06,000 रुपए जवाब आया। 2,06,000 जवाब आया। इसके बाद आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। ठीक है, क्या लिखा? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। सर ये कहां से आ गया अचानक? डिस्काउंट कैसे आ गया?
फिर डिस्काउंट 5 रुपए डिस्काउंट दे देना। एग्जैक्टली 5 रुपए डिस्काउंट है। बहुत सारे टीचर इस डिस्काउंट को लॉस ऑन रिडेम्पशन भी लिखवाते हैं। सुना आप सब लोगों ने मैंने क्या कहा? बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबें इस नुकसान को डिस्काउंट ऑन डिबेंचर के बजाय क्या नाम लिखवाते हैं? लॉस ऑन रिडेम्पशन। तो नुकसान चाहे इशू करते वक्त हो चाहे वापसी पर हो, होता वो नुकसान है, उसे हम नेचर वाइज अपना एसेट, नॉन करंट एसेट और इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा वापसी पे 5 रुपए नुकसान है, तो मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट ब्रैकेट ऑन 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 रुपए डेबिट में लिख दिया सब बच्चों ने। अब मुझे बताइए, अवाम को पैसे वापस करने की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी है? प्राइम सर्टिफिकेट पे कितने रुपए लिखे हैं मैंने? 100 रुपए। 100 रुपए। तो आप डिबेंचर पेबल हमेशा 100 रुपए से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप शेयर कैपिटल पार वैल्यू से रिकॉर्ड करते थे, इसी तरह डिबेंचर पेबल को भी पार वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट में अब आप मेहरबानी फरमा के पहला नाम लिखें, 6% डिबेंचर पेबल ब्रैकेट ऑन 2000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिबेंचर पेबल क्रेडिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपए क्रेडिट में लिख दें। 2 लाख रुपए क्रेडिट में लिख दें। अगर आप ये लिख चुके हैं तो अब लाइट चली गई, शिट, जरा जनरेटर चला दीजिएगा भाई, क्लास हो रही है मेरी। छोड़ो मैं चला लेता हूँ, फ्रिज बंद कर दो, छोड़ो 1 घंटा लगाएंगे चलाने में। जी प्यारे बच्चों, तो हम जो बात कर रहे थे वो डिबेंचर वाली एंट्री की, उसमें आपने क्रेडिट में लिखा 6% डिबेंचर पेबल 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपीस। अब ये बताइए कि आज आपको एक डिबेंचर पर मिलने कितने रुपए थे उसूलन? 113। मिलने कितने थे? मिलने डिबेंचर है, मेरा बेटा डिबेंचर है, हाँ, तो 100 रुपए मिलने चाहिए थे उसूलन, लेकिन आपने बदमाशी की, आवाम से कितने रुपए लिया एक्स्ट्रा? 103। एक्स्ट्रा कितने लिए? एक्स्ट्रा 3 रुपए। 3 रुपए। 3 रुपए। तो आप बराए मेहरबानी क्रेडिट में लिखें प्रीमियम ऑन डिबेंचर। क्या लिखें? प्रीमियम ऑन डिबेंचर। और प्रीमियम ऑन डिबेंचर की नेचर क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी, फायदा, कंपनी को फायदा है। प्रीमियम ऑन, लेकिन ये कैपिटल रिजर्व है। क्या है ये? कैपिटल रिजर्व, वो फायदा जिसे मालिकान में फौरन बांटा नहीं जाता, सही है, बल्कि इसे कैपिटल रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। फ्यूचर में कभी लॉस हो तो कंपनी इस पैसे से लॉसेस को राइट ऑफ कर देती है। जी, तो क्रेडिट में क्या लिखा? प्रीमियम ऑन डिबेंचर ब्रैकेट ऑन 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6000 रुपए क्रेडिट में आ गए। अभी भी आपकी एंट्री बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने वादा किया है कितना रुपए देने का वापसी पर। सर वापसी कहाँ लिखा है? रिडीमेबल का मतलब होता है वापसी, रीपेमेंट, रिडीमेबल रीपेमेंट। अरे अबे घर वालों की आवाजें भी आ रही हैं, साथ साथ सुन तो लो। रीपेमेंट और रीपेएबल का मतलब होता है वापसी करना पैसे। तो वापसी पर कितने रुपए देने का ऐलान किया है? 105। जबकि लिए सर्टिफिकेट पे लिखा है कितने? 100। तो वापसी पर कितने रुपए एक्स्ट्रा देने का वादा किया? सर्टिफिकेट को देखते हुए बताओ। 5। वो 5 रुपए भी तो देना कंपनी की है क्या? आवाज ही नहीं आई, ना एमन की, ना सामिया की, ना रिफत की। अरे कंपनी ने जो सर्टिफिकेट लोगों को दिए उस पर लिखा हुआ तो है, वो कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। लेकिन बोला है कि वापसी पे देंगे 105। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दोगी? 5 रुपए। तो 100 रुपए तो जिम्मेदारी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हो क्रेडिट में। किस नाम से? 6% डिबेंचर पेबल के नाम से। चेक कर लो।
तो कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं मेरा बेटा एक डिवेंचर पर? सर 5 रुपए। वो 5 रुपए देना भी तो कंपनी की है लाइबिलिटी। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, लाइबिलिटी। तो क्रेडिट में लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या लिख रहे हो? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की स्पेलिंग बताऊं? REDEMPTION, रिडेम्पशन। लिख दूं अगर बोलो तो? नो सर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ब्रैकेट ऑन 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 रुपीज। सबकी नेचर एक दफा बता देता हूँ। सबसे पहले तुमने बैंक डेबिट किया था, उसकी नेचर एसेट है। फिर तुमने डेबिट किया था डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, वो हमारा एसेट है, इंटेंजिबल, नॉन करंट। फिर तुमने क्रेडिट में लिखा था 6% डिवेंचर पेबल, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। फिर तुमने लिखा था प्रीमियम ऑन डिवेंचर, ये हमारा शेयर होल्डर इक्विटी है। और आखिरी में तुमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसे हमने अभी नहीं देने, आने वाले 2 3 4 5 6 सालों 10 सालों में अदा करने। तो ये भी लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 रुपए। अब आप चेक कर लो सामिया, एमन, रिफत, क्या आपकी एंट्री बैलेंस हो रही है या नहीं? यस सर, हो रही है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कंपनी ने इशू किए 40,000 शेयर टू कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए 5 लाख प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए, यानी लोगों को 5 लाख रुपए का क्या बना दिया? बोलो, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? 5 लाख रुपए मालिक। का मालिक बना दिया। अच्छा, मजे की बात है, लेकिन 5 लाख का मालिक बनाया तो कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, जरा बताना सोच के। 50,000। लेकिन इशू किए सिर्फ 40,000। तो एंट्री बनाओ अपने पास, लिखो सबसे पहले क्या लिखो? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कितने से? 5 लाख रुपए से। रिटेन अर्निंग डेबिट 5 लाख रुपए से, क्योंकि जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में पड़ा था आप वो देने के बजाय उससे मालिक बना रहे हो आवाम को, उन्हें उनको शेयर इशू कर रहे हो, कैपिटल बढ़ा रहे हो उनका कंपनी में। तो आपने एंट्री बनाई क्या? रिटेन अर्निंग डेबिट 5 लाख, और पहला क्रेडिट लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो 4 लाख रुपए बने। ये क्या मजाक है? तो इसका मतलब है और क्या इन्वॉल्व हुआ? कोशिश करो। सर रिजर्व। नहीं मेरा बेटा, प्रीमियम। प्रीमियम इन्वॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि आप आवाम को जब बोल रहे हो कि हम आपको 5 लाख रुपए का मालिक बनाएंगे, तो आप उन्हें मालिक बना रहे हो सिर्फ 4 लाख रुपए का। तो क्या आप आवाम को धोखा दे रहे हो? नहीं, आवाम जानते हैं कि जो शेयर आप उन्हें दे रहे हो, जिनकी बाजाहिर मालियत बनती है 4 लाख, ये मार्केट में 4 लाख रुपए के, भाई 40,000 शेयर, ये 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितने के बनते हैं वैसे तो? 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितने के बनते हैं वैसे तो? 4 लाख। 4 लाख। लेकिन 4 लाख। लेकिन जब आपने ये शेयर आवाम को दिए, तो यानी जो लोग मालिकान ने उन्हें दिए, तो क्या आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? आपने बोला हम तो 5 लाख रुपए देंगे, और आप शेयर कितने के दे रहे हैं? 4 लाख के। तो यकीनन वो लोग जानते हैं कि ये 4 लाख रुपए के शेयर असल में मार्केट में कितने रुपए के बराबर हैं? 5 लाख। इसका मतलब है आपके शेयर की मार्केट में वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो शेयर की वैल्यू ज्यादा हो तो प्रीमियम होता है, और कम हो तो डिस्काउंट होता है। याद आया? यस सर। तो आप अपने पास एंट्री में क्या लिखो? ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, और क्रेडिट में लिख लो क्या? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट लिखा, वो तो लिख लिया 4 लाख, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख, बस। इसके बाद अगला पॉइंट में कह रहा है बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व को इंक्रीज किया 3 लाख रुपए से। रिजर्व में 3 लाख रुपए बढ़ा दिए बिल्डिंग एक्सटेंशन के। ये तो आपको आती है एंट्री, एडजस्टमेंट में आप पढ़ कर आए, इसकी एंट्री तो आप लोग रिटेन बता अर्निंग देंगे। डेबिट रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट। सिंपल 3 लाख रुपए से बन जाएगी। उसके बाद अगले पॉइंट में कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन रिटेन अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ
जी आप लोग इतने अजीम लोग हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। मेरा माइक बंद हो गया, आवाज़ आ नहीं रही और कोई मुझे बता भी नहीं रहा। बहुत देर के बाद एक शख्स को याद आया, अरीशा को, कि सर को आप मैसेज कर दें, एमन साहिबा माइक अनम्यूट करके पेजेस पलटाई जा रही हैं धमाधम, और ये नहीं कि मुझे बोल दें सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ यार ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। फिर बहुत देर के बाद मुझे ख्याल आया तो मैंने अपना माइक जो चेक किया तो पता चल रहा है माइक में से आवाज़ नहीं जा रही। उसके काफ़ी देर के बाद अरीशा का मैसेज आया और सामिया को बहुत देर में ख्याल आया कि मैसेज कर दूँ। मैं अपनी बात कह के सवाल सर करके फंस सबसे गया। मैं कह पता रहा नहीं हूँ सवाल का आपको जवाब पता है कि लोगों नहीं को है। समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को शोर के साथ मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे माइक की भी बैटरी ख़त्म हो गई। आज सारे मसले मसाइल आज ही हमें, तो माइक की बैटरी ख़त्म हो गई। अब मैं जो है बगैर माइक के लैपटॉप से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो आपको शोर शराबा भी आ रहा होगा, जनरेटर चलने की आवाज़ भी आ रही होगी। कोई बात नहीं, आप इंजॉय करें। चलें, मुझे ये बताएं अगर मेरी आवाज़ अब सही आ रही है, अब आ रही है ना आवाज़? यस सर। लिखा हुआ था, Yes, मैं sir. आपसे बोल रहा था कि भाई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन रिटेन अर्निंग का मतलब, अबे आवाज आ रही है या नहीं, यस और नो तो लिख दिया करो, कुछ बोल ही दो। यस सर, आ रही है आवाज। सर मुझे तो रिफत की आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अरीशा कह रही है आपकी आवाज आ रही है, यस, लेकिन चलो आप लोग बोलोगे तो आपकी आवाज भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं चेक कर लेता हूँ। सर थोड़ी स्लो हो रही है फिर। अच्छा आप काम की बात ये भाई जल्दी से हम इसको बढ़ाते हैं और ख़त्म करते हैं, ख़त्म की तरफ लेके जाते हैं। देखो बात यह है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी रिटेन अर्निंग पर, किस शक्ल में? कंटीजेंसीज की शक्ल में, यानी रिटेन अर्निंग से कुछ पैसे उठा के रखे हुए थे, कितने? 6 लाख रुपए, उसे क्या कर दिया? रिमूव, खत्म कर दिया। मैंने कहा जैसे तुमने बिल्डिंग एक्सटेंशन के रिजर्व की एंट्री अभी मुझे सुनाई, तो तुमने बिल्डिंग एक्सटेंशन बनाया या खत्म किया? रिजर्व, बिल्डिंग बनाए। एक्सटेंशन रिजर्व आप सबने बनाया या खत्म किया? पहले ये बताओ। बनाया है। यार मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? अरीशा भी बोल रही है, आवाज ही नहीं आ रही। बहुत मसले मसाइल हो गए एकदम अचानक। रुकना जरा, सबर, सही है। तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? मेरा स्पीकर तो सही है। अच्छा स्पीकर बनाया है तुम लोगों ने? स्पीकर बनाया है, अच्छा चलो। तुम कह रही हो कि हमने, अरीशा ही बता रही है, बाकी सब लोग तो खामोश हैं या पता नहीं बोल भी रहे हैं बेचारे, तो मुझे आवाज नहीं आ रही। भाई बात यह है कि हमने बिल्डिंग एक्सटेंशन का रिजर्व बनाया है, बढ़ाया है, ठीक है, 3 लाख रुपए से। अगर मैं बोलूं कि रिजर्व को खत्म कर दो तो क्या एंट्री बनाते हैं अरीशा, जरा बताना। रिजर्व को खत्म करने के लिए उल्टी एंट्री बनेगी, कॉन्टीजेंसीज ऊपर आ जाएगा और फिर रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी। बस यही मैं भी कह रहा हूँ कि इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज क्रेडिट 6 लाख रुपए से। 1A खत्म हो गया, 1B पर आ जाओ जल्दी से। सर हाँ बोलो। कॉन्टीजेंसीज डेबिट होगा और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा ना? कंटीजेंसीज पूरे नाम से रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। यस सर। सही है। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज डेबिट, खत्म कर दिया रिजर्व को और वापस पैसे रिटेन अर्निंग में रख दिए। अब 1B पर आ गया, डिसेंट कंपनी लिमिटेड, इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है और इस इनकम स्टेटमेंट में सब जगह क्वेश्चन मार्क हैं, सिवाय कहाँ पे? इनकम टैक्स 25% ऑफ इनकम बिफोर इनकम टैक्स, 25,000 रुपए दिया हुआ है और 75,000 रुपए क्या दी हुई है? नेट इनकम। ये वाली सिचुएशन है, अगर आप देखें गौर से। ये रही, पता नहीं यही सवाल है या कोई और सा सवाल है, अल्लाह बेहतर जाने। चले बहरहाल ये सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी। अब देखें क्या दिया हुआ है, जरा चेक करें। नेट इनकम दी हुई है 75,000, ये देखें मैंने भी लिखा हुआ है 75,000, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? 25,000 रुपए क्या दिया हुआ है, जरा पढ़िएगा। टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है। अच्छा वहाँ अंग्रेजी ना जरा खतरनाक अंग्रेजी लिखी है, वो पढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है बच्चों का। वहाँ लिखा है इनकम टैक्स, फिर डैश लगा के लिखा है 25% ऑफ इनकम बिफोर इनकम टैक्स। मैंने यहाँ उसे आसान करके लिख दिया। मैंने कहा ये टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट है और ये अमाउंट 25% है। किसका? 25% ऑफ इनकम बिफोर इनकम टैक्स। सर ये क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सिखाया था ना कि इनकम टैक्स लगने से पहले जो अमाउंट आती है उसका नाम क्या होता है? इनकम बिफोर इनकम टैक्स। तो आज ये अमाउंट गिवन नहीं है 1 लाख रुपए, ऐसा ही है। आप मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर? 1 लाख रुपए गिवन नहीं है। क्या गिवन है? 75,000 गिवन है
25,000 गिवन है और 1 लाख गिवन नहीं है, तो वैसे तो आसान पाकिस्तानी तरीका क्या होना चाहिए कि 75 में 25 को क्या कर लें, बोलो, ऐड। सीधा काम करते हुए लेस हो रहा था, उल्टा काम करते हुए ऐड कर लो। लेकिन अगर मैं रिलेशन बना के मालूम करना चाहूं तो मैं कहूंगा ये अमाउंट, सुनना साथ देना मेरा, ये अमाउंट कर्सर नजर आ रहा है, 25,000 रुपए 25% हैं, 25,000 रुपए 25% हैं, किसका? इनकम बिफोर इनकम टैक्स का। तो जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा 100%। मैंने इसकी परसेंटेज लिखी 100, कहा ये खुद 25% है और इसमें से ये लेस करके नेट इनकम आती है ना, तो मैंने कहा 100 में से अगर 25 माइनस करूंगा तो नेट इनकम बनेगी 75%। समझ आती है बात? अब आप 75,000 से भी 1 लाख निकाल सकते हैं, 25,000 से भी 1 लाख निकाल सकते हैं, यानी अब आप इनको ऐड ना भी करें तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल तरीका, आप लिखें 75,000, देखिएगा 75,000, आगे क्या लिखें, मल्टीप्लाई बाय क्या मालूम करना है, ये 1 लाख रुपए जो पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये 75,000 खुद कितना है, 75। आप ये करके देखें, अल्लाह के हुक्म से 1 लाख रुपए जवाब आएगा। अगर आप इस तरह यस सर, 1 लाख आ रहा है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय, मालूम क्या करना है, यही अमाउंट मालूम करनी है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। आपके पास तो भी अल्लाह के हुक्म से 1 लाख रुपए जवाब आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं ये वाला सवाल ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है मीटिंग खत्म होने से पहले तो अच्छी बात है, अल्लाह के हुक्म से ये समझा दूंगा, फिर मेरे एंड से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपके पास अगली क्लास में कोई सवाल हो तो ठीक, वरना हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे एडवांस अकाउंटिंग का, ठीक है? अच्छा, अब सर और क्या करना है इस सवाल में? बस 1 लाख रुपए पता चल गया ना। अब 1 लाख रुपए इनकम बिफोर इनकम टैक्स से, इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉर्मली क्या होता है, लेस। अब इसको क्या कर दोगे, ऐड। जब आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग इनकम की अमाउंट बताओ क्या आएगी? 1,20,000। 1,20,000। अब 1,20,000 से ऊपर जाना नजर नहीं आ रहा कि ऊपर कैसे जाएं, अमाउंट नहीं है, लेकिन 1,20,000 के बारे में एक हिंट दिया हुआ है। 1,20,000 का एक रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है, क्या लिखा है उसमें? 10% ऑफ नेट सेल। 10% ऑफ नेट सेल, यानी ये जो ऑपरेटिंग इनकम की अमाउंट है 1,20,000, ये 10% है किसका? नेट सेल का। नेट सेल खुद होगी 90%। नेट सेल खुद होगी 100%। आवाज ही नहीं आ रही मुझे आप लोगों को? 12 लाख। अरे अमाउंट नहीं पूछ रहा, पहले परसेंटेज तो बता दो। ऑपरेटिंग इनकम अगर 10% है नेट सेल का, तो नेट सेल खुद कितनी होगी ये पूछ रहा हूँ। 90%। अल्लाह अकबर, जूते पड़ने चाहिए तुम सबको सस्ते वाले। 100%। अबे बेवकूफों, अभी अभी बताया जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा 100%। पर क्यों नहीं समझ आता तुम लोगों को? रिश्तों के बाद समझ आएगी ये बात क्या, उससे पहले समझ जाओ भाई। 1,20,000 रुपए 10% है किसका? सेल का, नेट सेल का। तो नेट सेल खुद 100% होगी ना भाई। तो 20,000 यस सर। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, 12 लाख आया। यस सर। यस सर। और फिर अब आप 12 लाख, लेकिन अभी भी ये 12 लाख आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि 12 लाख के बाद भी आपको ऊपर नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर नहीं आ आपको रहा। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या लिखा नजर आ गया? 30% ऑफ नेट सेल। अब इसको पढ़ना सीख लें तमीज से, अगर आपने गलती की ना तो फिर जूते दोबारा तैयार हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है? 30% ऑफ नेट सेल, यानी ग्रॉस प्रॉफिट की जो भी अमाउंट है जो कि पता नहीं है। वो कितने परसेंट है? 30%। तो अब सिंपल, सेल की अमाउंट 12 लाख का मल्टीप्लाई बाय 100। 100, वेरी गुड 100, 30%। हाँ मल्टीप्लाई बाय, नहीं 100 कर लो। अबे जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर, बोला है ना ये मैंने सबको, जो मालूम करना है Yes. उसकी तो क्या मालूम करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है आज कितनी? जब किसी चीज की परसेंटेज दी हुई ना हो तो वह 100 होती है, समझ लो इस बात को।
ऑपरेटिंग इनकम के बारे में कहा था कि ये 10% है नेट सेल का, तो मैंने कहा था नेट सेल 100% है। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट जो कि हमें पता नहीं है वो 30% है नेट सेल का, तो मैंने कहा सेल तो पता है ना, तो सेल खुद 100% है और ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, तो मैंने सेल की अमाउंट लिखी 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, और 12 लाख खुद कितने परसेंट है अभी अभी बोला मैंने 100%. डिवाइडेड बाय 100। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, आपके पास जवाब आया 36,000. 3,60,000. 3,60,000। 3,60,000। अब आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात और बतानी है, कमबख्त वो मिली नहीं रही, वो मिल जाए तो मैं बात बता के खत्म कर दूं क्लास। आप लोगों को मिले तो बताएं मुझे। सर 2004 प्राइवेट है. अच्छा मिल गया, क्या बात है, चैंपियन बच्चे हमारे पास। 2004 प्राइवेट, आओ चेक करें 2004 प्राइवेट। प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 10% ऑफ नेट इनकम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही सवाल है, बेहतरीन। आप सब 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएं, बस ये आज आखिरी बात है आज की। इसके बाद आपके पास कोई सवाल है तो मैं रुकूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, वरना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 6 की 6 की फर्स्ट एडजस्टमेंट, डेटा फॉर एडजस्टमेंट का 6 पॉइंट, उसकी एडजस्टमेंट नंबर 1। आप सब सवाल पे मौजूद हैं, पढ़ूं? लिखा है रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, क्या लिखा है, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स एट द रेट 10% ऑफ नेट इनकम। भाई पहले तो ये बात तमीज से सुन लो कि यार खुदा का वास्ता इसकी एंट्री ये ना सोचना कि रिजर्व रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट, नहीं। तो क्यों रिजर्व बना रहे हैं ना, वो भाई इनकम टैक्स के लिए जो रिजर्व बनाते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसको रिटेन अर्निंग से नहीं निकालते, उसको रिटेन अर्निंग में रखने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसमें से निकालते हैं, उसे हम अपना एक्सपेंस कहते हैं। सही है, ये रिजर्व कोई बाद में हमने खाना थोड़ी होता है, ये तो हमने एक्सपेंस समझ के अदा करना होता है, लायबिलिटी होती है हमारी। तो हमने इसकी एंट्री बनाई इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट या टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। पहले तो ये समझ आ गया। अब मसला क्या है, मसला सुने गौर से, आप नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप में से किसी एक ने भी इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है, पहले मुझे ये बताएं। सर बनाया हुआ है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं मिली है, बनाया हुआ है एडजस्टमेंट नहीं मिली, ये कैसा जुमला है भाई, क्या मतलब? सर मतलब एडजस्टमेंट सारी एक जगह की हुई है, अरे एडजस्टमेंट ये नहीं लिखा हुआ। तुम 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 के एडजस्टमेंट 6 पे मौजूद हो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में। रिजर्व फॉर अरे इनकम टैक्स एट 10% ऑफ नेट इनकम। हाँ बस यही तो है, यही वाली एडजस्टमेंट तो है। अब ये एडजस्टमेंट अगर आपने गलत बनाई है ना तो आपका नेट इनकम गलत आई होगी, लेकिन मजे की बात है आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत इनकम कैलकुलेट करके रिटेन अर्निंग में भी वही डाली होगी, शेयर होल्डर इक्विटी भी बैलेंस हो रही होगी, आपके एसेट में ज्यादा नजर आ रहे होंगे। जबकि अब क्या है, आओ देखो, अगर आपने इसका इनकम स्टेटमेंट बनाया है तो आपने सारी एडजस्टमेंट अगर सही की है सिवाय इनकम टैक्स के, तो आपका इनकम बिफोर इनकम टैक्स 36,000 आया होगा। चेक करो पहले आप, सिर्फ अरीशा ने काम किया हुआ है, ना हेमन ने किया, ना रिफत ने और ना सामिया ने। सर नेट इनकम 36,000 आ रही है। नेट इनकम नहीं, इनकम बिफोर इनकम टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 36,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कोई अदर इनकम है? नो सर। तो ऑपरेटिंग इनकम का नाम ही हमने क्या रख दिया? इनकम बिफोर इनकम टैक्स. ऑपरेटिंग इनकम का नाम हमने क्या रख दिया? इनकम बिफोर इनकम टैक्स। ठीक है अरीशा? यस सर। भाई जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछे। देखो सेल लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो जवाब आया उसे पहला नाम दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सवाल में कोई अदर इनकम नहीं है, सवाल में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, तो मैंने कहा अब इसको वैसे नेट प्रॉफिट बोल दूं। कहा नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर टैक्स लगना है, तो इसका नाम क्या रख दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख के स्लैश लगा के क्या लिखा इसका नाम? इनकम बिफोर इनकम टैक्स 36,000। यहाँ तक क्लियर हो? ये बताओ
Yes, sir. यस सर। सब लोग क्लियर हैं? अब मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। कह रहा है आज 10% टैक्स रखो, लेकिन 10% किसका रखो ये बताओ मुझे। यानी टैक्स की अमाउंट, यहाँ जो अमाउंट आएगी वो कितने परसेंट रखो? 10%। लेकिन किसका 10%? 36,000 का। Net नेट income. इनकम। इनकम बिफोर इनकम टैक्स का 10% क्या? बोल ही नहीं रहे। नो सर, नेट बल्कि इनकम Net का income का तो मसला यह है कि नेट इनकम तो अभी हमें पता ही, बोलो, नहीं है। नहीं है. नहीं है। तो अब नेट इनकम पता नहीं है, अभी ये दोनों मैं गायब कर देता हूँ, ये लो गायब कर दिया। सही है, अब ये दोनों हमें पता नहीं है कमबख्त। सिर्फ क्या पता है? 36,000 प्रॉफिट, जिसे हम कह रहे हैं इनकम बिफोर इनकम टैक्स, और वो बोल रहा है कि 10% इनकम टैक्स लगाओ। तो भाई अगर किसी ने इसका 10% लेके यहाँ 3,600 लिख दिया तो उसने गलत किया। सुन रहे हैं आप? किसी ने इसका 10% लिया और यहाँ लिख दिया तो उसने गलत किया, क्योंकि वो बोल रहा है 10% किसका लो, बोलो। Net income का. नेट भाई, इनकम का। तो इसका मतलब है ये, अब मेरे कर्सर को देखना, ये अमाउंट इस अमाउंट का कितने परसेंट है? 10%। तो ये 10% है किसका? नेट इनकम का। तो जिसके साथ रिलेशन हो वो होता है हमेशा 100%. तो अगर ये 10% है तो नेट इनकम 100% है। अब सोच समझ के ये डिसाइड करो ये कैसे लिखा है मैंने। आपको ये नजर नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए? सर ये 90 आएगा ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 90 आएगा। अबे बेवकूफों, ये तो देखो कि तुम इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से टैक्स को क्या करते हो, बताओ। Minus. भाई अगर मैं यहाँ 90 लिखूंगा तो 90 में से 10% माइनस करके तो 80 आएगा, 100 थोड़ी आएगा। इसका मतलब है मैं 100 में 10% को क्या कर दूं? ऐड। तो 110% अमाउंट है ये। समझ आई मेरी बात? जी सर। यस सर। नहीं आई तो पूछ लो भाई। ये अमाउंट 110% है, ये अमाउंट 100% है और ये अमाउंट 10% है। तीनों का रिलेशन डिफाइन हो गया। बस अगर रिलेशन डिफाइन हो गया तो अमाउंट निकालना मुश्किल नहीं है। तब फिर क्या करें? सिंपल, ये देखो क्या करें। 36,000, बोलो कौन सी अमाउंट निकाल के दिखाऊं आपको? कैलकुलेटर आप चलाना, मैं लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय कौन सी अमाउंट मालूम करूं पहले, टैक्स की या नेट इनकम की? बोलो। नेट इनकम। नेट इनकम पहले मालूम करूं? ओके, तो जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड किससे करूं? बोलो। 110। 110। जिसे समझ नहीं आ रहा वो कभी ना कभी समझ ही जाएगा। बेवकूफ इंसान, क्या करूं मैं? समझ ही नहीं आती लोगों को ये बात। जो मालूम करना उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा नीचे। ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ाया है मैंने, तो बस चेक करें जवाब क्या आ रहे हैं। सर पॉइंट्स में आ रहा है। जो भी आ रहा है, 32,727.2. जो भी आ रहा है आप मुझे बताएं बस। ये है या नहीं? यस यही है। बस यही है। और अगर और आप कहते सर पहले ये नहीं बल्कि क्या मालूम करके दिखाएं? बोलो। टैक्स टैक्स एक्सपेंस मालूम करके दिखाएं। तो अब मैं ऊपर क्या लिखता? बोलो सामिया, आवाज नहीं आ रही। 1110। 1110 लिखता। जूते मारूं मैं तुम लोगों को। 1110 लिखता। मैं क्या मालूम करने को कह रहा हूँ? 36,000 खुद 110 है। टैक्स मालूम करना है। 10%। 10 डिवाइडेड बाय 110। 100। चेक कर लो ये जवाब आ रहा है। यस। वैसे तो आप इसमें से माइनस करके भी ये आंसर निकाल सकती हैं, लेकिन मैं आपको परसेंटेज से खेलना सिखा रहा था। अगर सीख गए तो अच्छी बात। इसका मतलब है टैक्स की जो अमाउंट एंट्री बनेगी आज, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, वो एंट्री आप लिख तो लेंगी, लेकिन उसमें अमाउंट लिखेंगी इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, और वो अमाउंट है 3273। समझ आया ये क्या हुआ है? Yes, sir. नहीं आया तो मैं दोबारा भी बोल सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर। मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा नीचे. नीचे। आज हमें 36,000 पता है और इसको 110% क्यों बोला है?
क्योंकि इसमें से 10% माइनस होके 100% बचा। सर ये 100 कहाँ से आया? मैंने कहा ये अमाउंट 10% है, ये सवाल में लिख के दिया गया है। किसका 10% है? सुनना, अगर ये इसका 10% होती तो मैं यहाँ कितने परसेंट लिखता? बोलो। चुप होगा सारे। कोई भी नहीं बोलेगा। अगर ये अमाउंट इसका, मेरा कर्सर नजर आ रहा है, अगर ये अमाउंट इसका 10% होती तो यहाँ कितना लिखता? तुम लोगों ने तय कर लिया, तुम नहीं बोलोगे, क्लास ऑफ कर दो, इसका मतलब है। बेटे ये अमाउंट अगर इसका 36,000 यानी ये अमाउंट 10% होती, किसका कह रहा हूं? इस अमाउंट का, तो यहाँ कितने परसेंट लिखता है ये पूछ रहा हूँ आपसे। 100%। तो 100 लिखता, तो फिर यहाँ कितना आता? 90 आता। 100 माइनस 10% 90 आता। सही है। लेकिन आज ये अमाउंट का रिश्ता इसके साथ नहीं, बल्कि इसके साथ है। तो मैंने कहा ये 10% है इस अमाउंट का, तो ये 100% है। अगर ये 100 है और ये 10% माइनस होने के बाद भी 100 है, तो इसका मतलब है यहाँ कितने परसेंट होगा? 110%। अगर नहीं समझ आया तो बेटा वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना, 10-15 मरतबा के बाद आ ही जाएगा समझ शायद। कुछ पूछना है बोलो, और मजीद आखिरी 2 मिनट रह गए मीटिंग के। कोई सवाल है? सर मैंने जो ये अमाउंट है ये मैंने वो रिटेन अर्निंग में लिखी है। गलत लिखी है ना? स्टेटमेंट मैं यही तो समझा रहा था आपको अरीशा, कि ये जो रिजर्व होता है ना इनकम टैक्स का, इस रिजर्व को रिटेन अर्निंग से नहीं निकालते, इसको इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए टैक्स एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं। ये हमारा खर्चा होती है। वो जो रिटेन अर्निंग से रिजर्व बना के रखते हैं, वो रिजर्व तो हम रिजर्व के तौर पे रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टैक्स तो हमारा लाजमी होने वाला खर्चा है, तो हम उसको टैक्स एक्सपेंस कहेंगे। रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं करो, टैक्स एक्सपेंस डेबिट करो और टैक्स पेएबल क्रेडिट करो। सही है। तुमने एंट्री बना दी होगी रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर टैक्स क्रेडिट, वो एंट्री सही नहीं है। रिजर्व इसी तरह अक्सर लिखा आता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की एंट्री क्या बनाती हो बताओ? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये थोड़ी कि अगर रिजर्व फॉर बैड डेट लिखा है तो आप एंट्री बनाएंगे रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नहीं, उसकी एंट्री वही बनेगी जो बनती है। इसी तरह टैक्स की एंट्री यही है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल। इसी तरह ऑडिट फी के लिए रिजर्व लिखा हुआ आएगा। किसके लिए? ऑडिट फी के लिए। ऑडिट फी, ऑडिट करवाते हैं ना कंपनी का, तो उसके लिए भी एंट्री बनेगी ऑडिट फी एक्सपेंस डेबिट, ऑडिट फी पेएबल क्रेडिट। सही है। क्लियर हो गई मेरी बात अरीशा? यस सर। और कोई सवाल है इसके अलावा? सर 18 प्राइवेट का वो बता दें, ऑथराइज कैपिटल। कौन सा? 18 प्राइवेट। 18 प्राइवेट का ऑथराइज कैपिटल बता दो, ये सवाल में लिखा हुआ है। इसमें जो प्रीफरेंस शेयर लिखा हुआ है ना, उसका 1 लाख आएगा ना? 18 प्राइवेट का, 18 प्राइवेट है ही नहीं कम्बा मेरे पास, 18 प्राइवेट ही नहीं है मेरे पास मेरी 5 ईयर में। क्या लिखा है? जुमला पढ़ो। सर इसमें लिखा है सीपीए कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख divided into 1 lakh ordinary share of ₹10 each and 1009% preference share of ₹10 each। दो तरह के शेयर की इजाजत मिली है कंपनी को, एक ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस, दोनों ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिखे जाएंगे। और सर इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होगा वो 1 लाख आएगा ना, 1000 को हम वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलें, और कोई सवाल तो नहीं है?